हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बोरोन के कंपाउंड्स का आगे रिएक्शन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो देखते टाइम लगता है कि सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी हो रही है, तो आप यूट्यूब पे उसका स्पीड कम करके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज में दिक्कत होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ये हाइड्रो ऑक्सी एसिड्स है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है, तो अगर आपको ये इन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है तो आपको बस थोड़ा सा वेट करना है। हम लोग सारा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सारा कंटेंट कुछ दिनों में, 1-2 महीनों में यूट्यूब पे आ जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक्स अभी समझने में दिक्कत हो रहा है तो उन चीज़ों को आप एडजस्ट करिए, थोड़े दिन बाद वो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अब तो स्टार्ट करते हैं बोरोन कंपाउंड। हमने बोरोन के बारे में पढ़ लिया है, प्रिपरेशन, उसके रिएक्शंस के बारे में, कैसे क्या क्या रिएक्शन होता है, कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब हम बोरोन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अल्युमिनियम के बारे में, अल्युमिनियम के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर बोरोन फैमिली रैपअप हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बोरोन कंपाउंड्स में पहले कंपाउंड डिस्कस करते हैं, बोरिक एसिड। पहला कंपाउंड है हमारा बोरिक एसिड, H3BO3। इसका एक और लिखने का तरीका होता है, H3BO3 को ऐसे भी लिखते हैं, BOH का होल थ्राइस, ऐसे भी लिखते हैं बोरिक एसिड को। H3BO3 को ही बोरिक एसिड बोला जाता है, और इसका ही इसी को ही लिखने का एक नोटेशन ये भी होता है, BOH का होल थ्राइस। बहुत बच्चों में जेन्युइन डाउट रहता है, मुझे भी रहता था अपने टाइम में। जब भी ये ऐसे BOH3 करके लिखा रहता है, बच्चों को लगता है कि ये बेस है, क्योंकि OH बेस में होता है, NaOH में है, KOH में होता है, NaOH में होता है, तो BOH का होल थ्राइस बच्चे देखते ही समझ जाते हैं कि ये बेस है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। BOH का होल थ्राइस बेस नहीं है, बस ये लिखने का एक नोटेशन है कि BOH का होल थ्राइस। ये होता है प्रोटिक एसिड होता है। क्या होता है? प्रोटिक एसिड। अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब इसके बारे में बात करें तो H3BO3 के, अब थोड़ा हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं पहले बोरिक एसिड के। ये वाइट सॉलिड होता है, सॉल्युबल इन हॉट वाटर होता है, यानी गर्म पानी में घुल जाता है, और सॉलिड ठोस पदार्थ होता है, और वाइट कलर का होता है। और एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि ये पॉलीमर के फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन इसका जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होता है पॉलीमर टाइप, मतलब रिपीटिशन सब कनेक्टेड होता है, एक से एक पूरा कनेक्टेड चैन बना रहता है। और ये किसके कारण ये पॉलीमर के फॉर्म में है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ध्यान रहे, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के 2 टाइप्स हैं, वो आप केमिकल बॉन्डिंग का जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप उसमें देख लेना कि इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बोलने का क्या डिफरेंस होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो 2D हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ कि H3BO3 का स्ट्रक्चर होता कैसा है। ये बोरोन बीच में होता है, OH 3 कोने पे होता है, बोरोन बीच में OH 3 कोने पे और 3 डंडों से जुड़ा हुआ है। बोरोन OH जुड़ा हुआ, बोरोन OH जुड़ा हुआ, बोरोन OH जुड़ा हुआ, और ये आपस में जो डॉट 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 है वो H बॉन्डिंग का साइन है। और ये जो डॉट लाइंस, बोल्ड लाइंस बॉन्ड शो करता है, और ये H बॉन्डिंग शो करता है। ये जो एक ट्रायंगल जैसा शेप बन रहा है उसको मैंने ट्रायंगल से डिनोट किया है, और 2D में वो ऐसा हेक्सागोनल प्लेट टाइप होता है, हेक्सागोनल प्लेट टाइप। ये है BOH, B बीच में है, OH इधर है, OH इधर है, OH इधर है। 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल मिलकर एक प्लेट बनाते हैं। और ये प्लेट 2D होता है। कैसा होता है? 2D, ऐसे डिस्क टाइप, एकदम 2D। एक यहाँ पे हेक्सागोन बनता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक हेक्सागोनल प्लेट बन गया ऐसा, रेडी। और ये 2D स्ट्रक्चर होता है, 3D भी होता है। एक प्लेट होता है, प्लेट 2D, हेक्सागोन प्लेट, हेक्सागोन प्लेट, ऐसे बहुत सारे प्लेट्स, एक के ऊपर बहुत सारे प्लेट हेक्सागोन रखे हुए होते हैं। तो इसके कारण इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाता है। याद करिए, ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता था? ऑर्गेनिक में ग्रेफाइट का होता था। किसका? ग्रेफाइट का वैसा ही लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, वो भी हेक्सागोन वाला। तो उसके कारण ग्रेफाइट में भी लुब्रिकेंट वाला प्रॉपर्टी होता है, और इसमें भी लुब्रिकेंट वाला प्रॉपर्टी होता है। लुब्रिकेंट होता क्या है? लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी है क्या? ये कहीं भी फ्रिक्शन को कम करता है। क्या करता है? लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी होने का मतलब होता है कि इसका यूज हम लोग वहां कर सकते हैं जहां हम लोग चीजों के बीच में फ्रिक्शन कम करना है। तो इसलिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, 2D हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण बोरिक एसिड का ये एक इंपॉर्टेंट बात होता है, इसलिए लुब्रिकेंट की तरह यूज करते हैं, जस्ट लाइक ग्रेफाइट। 2D हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर होने के कारण ये इसका इंपॉर्टेंट यूज हो गया कि इसका 2D हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका ग्रेफाइट की तरह स्ट्रक्चर होने के कारण इसको भी हम लुब्रिकेंट में यूज कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड होता है, और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होता है इसके स्ट्रक्चर में। बात बहुत इंपॉर्टेंट है H3BO3 के बारे में, और भी हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो बात केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे कि ये कैसा एसिड है, प्रोटिक एसिड है,
डाइप्रोटिक है, बाइप्रोटिक है, ये सब हम वहाँ बात करेंगे कि ये यूनिप्रोटिक क्यों होता है, ये सब बात हम बाद में करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। और भी इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग में। अभी बस इसकी इतनी प्रॉपर्टीज जो कि पी ब्लॉक से रिलेटेड है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी। अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाइट सॉलिड होता है H3BO3, इसका ऐसे भी हम डिनोट करते हैं, H3BO3 भी दिखते हैं और BOH का होल ट्रेस भी दिखते हैं। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बेस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये बोरिक एसिड इसका नाम हो गया, ये सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में, कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, हॉट वाटर में ही सॉल्युबल होता है। पॉलीमर के फॉर्म में होता है, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग के कारण। यूनिलेयर स्ट्रक्चर बनता है प्लेट टाइप, उसमें बीच में होता है OH कोने पे, 3 कोने पे OH और बॉन्ड बनता है। और ये डॉट डॉट वाला बॉन्ड H बॉन्ड के कारण है, ये बॉन्ड H बॉन्ड के कारण है, H बॉन्डिंग के कारण है। और ये बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है। जो डॉट 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 है वो H बॉन्डिंग के कारण है और जो सॉलिड लाइन है वो कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये आपस में H बॉन्डिंग कर करके ऐसे पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं और इसके कारण इसमें 2D हेक्सागोनल प्लेट टाइप स्ट्रक्चर बनता है और इसके कारण इसमें लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी आ गई। हो गई यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टीज क्लियर। अब हम आते हैं कि हम H3BO3 को बनाएंगे कैसे, ये पूरा नोट डाउन कर लो आप लोग वीडियो रोक के, तब तो अब आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H3BO3, बोरिक एसिड को प्रिपेयर कैसे करते हैं। पहला तो है फ्रॉम कोलेमेनाइट, जो हमने बोरोन के क्या कहा जाता है प्रिपरेशन में मेथड पढ़ा था, लंबा सा प्रोसेस कोलेमेनाइट वाला 26 से 11 वाला आपको याद होगा, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है शुरू से पहला दूसरा पार्ट, तो ये 26 से 11 आपको याद होगा, 26 से 11 2 6 11, उसमें हमने बीच में H3BO3 बनाया था, उसमें हमने बीच में H3BO3 बनाया था। हमने इसका रिएक्शन Na2CO3 से कराया था, तो PPT बना था CaCO3, फिर NaBO2 और Na2B4O7 बना था। फिर Na2B4O7 का जब हम हाइड्रोलाइसिस किए थे H+ के साथ, तो वहाँ पे बना था H3BO3 और H2B4O7 वहाँ बना था। तो एक वो प्रोसेस हो गया, ये मैंने पहले पढ़ा दिया है, पहले जाके वीडियो देख लेना, टॉट अर्लियर लिखा हुआ भी है। अब दूसरा पार्ट, यहाँ पे जब हम बोरोन फ्लोराइड के साथ पानी का रिएक्शन कराते हैं तो हमें बोरिक एसिड मिलता है। यहाँ भी वो दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि एक पहले टाइम में आपको देख के मुझे पहले लगता था जब मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम में था कि ये बेस है, क्योंकि इसमें OH ऐसे जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है जिसमें OH होगा वो ऐसा बेस ही होगा, ये एसिड होता है। कैसा होता है, एसिड होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और HBBF4 बनता है। ये तो दूसरा रिएक्शन हो गया। तो इसके 2 मेथड हमने पढ़ लिया प्रिपरेशन का, क्या पढ़ लिया, 2 मेथड पढ़ लिया प्रिपरेशन का। और एक तो कोलेमेनाइट वाला प्रोसेस यहाँ पे मेंशन है कि उससे अगर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहाँ H3BO3 बन जाएगा। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख दिया है वो एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, और वो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, वहाँ जाके देख सकते हो। तो ये 2 हो गया। अब हम इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि इसके H3BO3 के कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, H3BO3 के रिएक्शंस। पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कंसेप्ट होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे ये कंसेप्ट होता है, ये हर एक ऑक्सी एसिड्स में होता है। नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड ले लो, सल्फर का ऑक्सी एसिड ले लो, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड ले लो, बोरोन के ऑक्सी एसिड्स ले लो। जैसे जैसे मैं पी ब्लॉक में अंदर चलते जाऊंगा, मैं आपको बार बार OH इंक्रीजिंग रूल सिखाऊंगा, O/H का रेशियो इंक्रीजिंग रूल बताऊंगा हर एक ऑक्सी एसिड के लिए। ये होता क्या, अब हम ये जानते हैं। अगर हम किसी भी ऑक्सी एसिड को लेते हैं, किसको लेते हैं, सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड को लेते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले उस एलिमेंट का ऑक्सी एसिड को लेते हैं। बोरोन का मैक्सिमम ऑक्सी एसिड ले रहे हैं, अब उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, +3। तो यहाँ पे बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आप निकाल के देख लेना, +3। तो अगर आप बोरोन के सबसे मैक्सिमम वाले बंदे से स्टार्ट करते हैं और वहां से उसको हीट करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो O/H का रेशियो मॉलिक्यूल में बढ़ते ही जाएगा। अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का कोफिशिएंट है 3, यानी एक कंपाउंड में 3 ऑक्सीजन के एलिमेंट के एटम हैं और हाइड्रोजन के 3। तो यहाँ पे है वो रेशियो, O/H का रेशियो यहाँ देख लेते हैं कितना है। O/H का रेशियो यहाँ 3:3 है, यानी 1। कितना है, 1। और वैसे ही जब हम यहाँ आए तो ऑक्सीजन का रेशियो 2, हाइड्रोजन का रेशियो 1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो कितना है, 2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 हो गया। यहाँ पर आएंगे तो 7/2 हो जाएगा, तो यानी 3.5, 1 2 3.5, ये हमें क्या दिख रहा है, इंक्रीज होता दिख रहा है। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर है 3 और हाइड्रोजन का नंबर है 0, तो 3/0 कितना हुआ, इन्फिनिटी। कितना हुआ, इन्फिनिटी। तो
तो 3/0 कितना इन्फिनिटी हो गया, तो 3.5 इन्फिनिटी, तो इंक्रीज ही करते जा रहा है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड लेके किसी भी एलिमेंट का स्टार्ट करते हैं, ऑक्सी एसिड ले लिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टार्ट, फिर धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट किए, तो O/H का रेशियो हमेशा बढ़ता है। ये ट्रिक है कि कैसे हम आगे चीजों को याद रखेंगे। O/H का रेशियो क्या होगा, हमेशा इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा, हीट करने पे। क्या करने पे, हीट करने पे। जब हम हीट करेंगे कोई भी ऑक्सी एसिड का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लेकर के, तो O/H रेशियो इंक्रीज करेगा। H3BO3 को हीट किए तो HbO2 बना, फिर एक स्टेप और हीट किए तो H2B4O7 बना। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बोला था कि मैं केमिकल बॉन्डिंग वाले वीडियो में बताऊंगा, और इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। इसका नाम होता है टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड इसका नाम होता है, टेट्राबोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और बोरोन के कंपाउंड्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड में से एक। जब हम अब यहाँ पे ला दी, हीट किया पहली बार, HbO2 बना, अपन ने फिर हीट किया, H2B4O7 बना, अपन ने फिर H2B4O7 को एक बार और हीट किया, तो लास्ट में जब तक हाइड्रोजन कंटेंट 0 ना हो जाए तब तक हम एनहाइड्राइड्स को, अब मैं आपको जब केमिकल बॉन्डिंग में एक पूरा कंसेप्ट अच्छे से इलस्ट्रेट करूंगा तो अभी बता देता हूँ कि हम तब तक हीट करते हैं, तब तक लास्ट स्टेज नहीं आता है जब तक पूरा का पूरा हाइड्रोजन गायब ना हो जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ भी था और यहाँ पे अब हीट करके हम B2O3 पे बच गए। ये लास्ट एनहाइड्राइड हो गया, ये लास्ट एनहाइड्राइड है किसका, बोरोन के ऑक्सी एसिड्स का। तो जब तक हाइड्रोजन कंटेंट 0 ना हो जाए तब तक हम हीट करते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन में भी हम ऐसे ही करेंगे जब पी ब्लॉक में आगे बढ़ेंगे, फॉस्फोरस में भी ऐसे ही करेंगे, सल्फर में भी ऐसे ही करेंगे हम। ये OH/H रेशियो वाला रूल और हीट वाला रूल चलते ही जाएगा। आपको इतने टाइम्स लगेगा आप देख देख के कि आपको आ गया, इतने बार आप देखोगे खुद कि आपको ओरली खुद समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है। अब यहाँ पे फिर इसको हीट किए तो बोरिक का लास्ट में, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कंटेंट 0 हो गया। अब इसको हीट करने पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात होता है कि ऑक्सी एसिड्स तब तक जाके कंवर्ट होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं जब तक उसका हाइड्रोजन कंटेंट क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो कोई हाइड्रोजन कंटेंट B2O3 में क्या हो गया, 0, तब इसको हीट करने पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करने पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता। ये मैंने 2 एक्स्ट्रा रिएक्शंस यहाँ पे लिख दिए हैं कि आपका कंसेप्ट बन जाए कि इसके आगे कुछ नहीं होता है। अगर यहीं पे हम H2B4O7 का वो मैंने ये कॉलमनाइट प्रोसेस रिवाइज कराने के लिए बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दिया है कि यही तो करते थे H2B4O7 में, वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कर देते थे HCl के साथ, तो यहाँ पे H3BO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H3BO3। वो एक इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं, तो घुमा कर भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि हीट करके ये बनवा दिया, फिर आपसे फुल हाइड्रोलाइसिस करा लिया। क्या करा लिया, फुल हाइड्रोलाइसिस। अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस आप इसका करेंगे, थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो आप ये HbO2 तक आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप फुल हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो आप हीटिंग का इफेक्ट का उल्टा काम कर दिए, तो आप ये जस्ट अपोजिट H3BO3 तक पहुंच जाएगा ये। लेकिन जब आप यहाँ पहुंचा दोगे तो आप कितना भी हाइड्रोलाइसिस कर लो कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने H2B4O7 के बाद हाइड्रोलाइसिस कराया तो आप H3BO3 पे पहुंच जाओगे। लेकिन कैसा हाइड्रोलाइसिस, फुल हाइड्रोलाइसिस। ये दिमाग में आपके रहे, कैसा हाइड्रोलाइसिस कराना पड़ेगा हमें, फुल हाइड्रोलाइसिस, तो हम H3BO3 पर पहुंच जाएंगे। अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस H2B4O7 में कराएंगे, पानी ऐड करेंगे लिमिटेड अमाउंट में, तो हम HbO2 तक पहुंच जाएंगे। ये एक साइकिल चलते रहेगा, हीट किए तो ये पहुंच गया, फिर हाइड्रोलाइसिस कर दिए पार्शियल, यहाँ पहुंच गया, फिर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर देंगे इसका तो यहाँ पहुंच जाएंगे। हमको लगता है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हीट करेंगे तो इधर जाएंगे और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इधर आएंगे। बात समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं O/H साइकिल। हर चैप्टर में है, नाइट्रोजन के लिए भी पढ़ेंगे, फास्फोरस के लिए पढ़ेंगे, क्लोरीन के लिए पढ़ेंगे, इतने बार पढ़ेंगे कि आपको याद हो जाएगा। सल्फर के लिए पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए। O/H रेशियो रूल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी सब चीजें एवरेज है, कुछ खास नहीं है। बस हाँ, ये वाला O/H का कंसेप्ट कैसे हीट करते, कैसे हाइड्रोलाइसिस बैठ जाता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। दैट्स ऑल। हाँ, तो हम बोरोन के कंपाउंड्स में आगे बढ़ रहे थे। मैंने बोला था कि एसिडिक नेचर हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने सोचा यहाँ टाइम है तो यहीं पे बता देता हूँ। तो ठीक है, बोरिक एसिड के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं एसिडिक नेचर के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जेई के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम इसका पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं। हम बेसिकली आप ये देखना चाहते हैं कि बोरिक एसिड किस टाइप का एसिड है, कैसे ये H+ देता है, या मतलब जो भी एसिड के डिफिनीशंस होते हैं कौन से डिफिनीशन को ये फॉलो करता है, और इसका H+ कहाँ से आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और हम उसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और कैसे इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे ये पढ़ेंगे अभी। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड बोरोन के कंपाउंड पे आ जाएंगे, NaBO2 यानी परबोरेट और पेरोक्सोबोरेट पे। फिर उसके बाद हम 2 कंपाउंड्स को क्लियर कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे एसिडिक नेचर ऑफ H3BO3 के बारे में डिस्कस करते हैं।
कोई भी एसिड में अगर हम पानी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, कोई भी एसिड में अगर हम पानी मिलाते हैं तो वो H+ देता है या OH- एक्सेप्ट करता है। H+ देता है अपना या पानी का OH- लेता है, इस पे उसका डिफिनीशन डिपेंड करता है कि एसिड का टाइप कौन सा है। एसिड के 3 टाइप्स होते हैं, आर्हेनियस एसिड, लुईस एसिड और क्या कहा जाता है, आर्हेनियस, लुईस और मिलमन्स एसिड। 3 एसिड के कंसेप्ट हो गए, आर्हेनियस, लुईस और मिलमन्स। तो उस डिपेंड करता है कि कैसा डिफिनीशन आपने बनाया। ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड भी बोलते हैं उससे इसको। तो लुईस, ब्रॉन्स्टेड और एक आर्हेनियस, 3 कंसेप्ट है। तो लुईस एसिड हम तब बोलते हैं जब कोई चीज लोन पेयर एक्सेप्टर हो। जब कोई एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर है तो उसको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं, ये बात दिमाग में रखना। बाकी 2 एसिड के टाइप्स, लुईस एसिड का बहुत बड़ा लिस्ट, ये सब हम आयनिक इक्विलिब्रियम के वीडियो में पढ़ेंगे। लुईस एसिड और बाकी जो 2 एसिड है आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड, वो हम लोग पढ़ेंगे कब, आयनिक इक्विलिब्रियम के वीडियो में। बस मैंने ये बता दिया कि वो एसिड जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं किसी भी सोर्स से, लोन पेयर को जो लेते हैं उनको बोलते हैं हम लोग लुईस एसिड। कैसा एसिड बोलते हैं, लुईस एसिड। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम H3BO3 को पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पानी H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। पानी ब्रेक हो जाता है H+ और OH- में। ये OH- एक्सेप्ट कर लेता है बोरोन, ये OH- एक्सेप्ट कर लेता है बोरोन, और इसके पास 3 पहले से थे और चौथा OH इसके पास पानी से आता है। तो इसके पास बोरोन पहले 3 OH थे और ये चौथा आके तो बोरोन और OH 4 हो गया। कितना OH हो गया, OH एक्सेप्ट कर लेता है और ये p ऑर्बिटल में होता है। ये हम पढ़ेंगे रेजोनेंस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये कहाँ कौन सा ऑर्बिटल से कैसे हुआ ये पढ़ते हैं हम लोग रेजोनेंस ऑर्गेनिक में। बस अब इतना समझिए कि BOH का होल 4 बन जाता है और यहाँ पे 4 OH आ जाते हैं बोरोन के पास, और एक OH माइनस चार्ज के आने के कारण, पहले BOH 3 पे चार्ज नहीं था लेकिन एक OH नेगेटिव है तो एक चार्ज आ गया उसके कारण। तो कंपाउंड मेरा बन गया BOH का होल 4 माइनस, और साथ में ये H+ पानी में रह गया। क्या रह गया, ये H+ पानी रह गया। बहुत बच्चों को लगता है कि ये H+ इसके OH से आया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये H+ पानी का H+ है। कहाँ से, अगर हम H पे स्टार लगा दें तो ये पानी में जो H2O में H था वो H यहाँ पे H+ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसी के लिए ये मैंने इतना पूरा थ्योरी लिखा हुआ है कि ये H+ पानी से आता है। कहाँ से आता है, H पानी से। और यहाँ पे क्या हुआ, पानी ने अपना लोन पेयर इसको दिया तो इसने लोन पेयर एक्सेप्ट किया, OH- गया, इसका ऑक्सीजन का एक लोन पेयर यहाँ पे आके बॉन्ड बनाया, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर बोरोन ने एक्सेप्ट किया और ये दोनों देके इसने बॉन्ड बना लिया। तो ऑक्सीजन ने यहाँ लोन पेयर दिया तो ये लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड हो गया। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं। कैसा एसिड बोलते हैं, लुईस एसिड। इसलिए H3BO3 यूनिप्रोटिक लुईस एसिड होता है। अब यूनिप्रोटिक क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल ने एक H+ दिया। कितना H+ दिया, एक मॉलिक्यूल ने एक H+ दिया, इसलिए यूनिप्रोटिक या प्रोटिक एसिड बोलते हैं। अगर 2 H+ एक मॉलिक्यूल देता है तो डाइप्रोटिक, 3 H+ एक मॉलिक्यूल देता है तो ट्राइप्रोटिक। तो एक H+ दिया जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको लुईस एसिड भी बोलते हैं और साथ साथ में प्रोटिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि इसने एक H+ दिया इसलिए प्रोटिक एसिड 2 H+ देता, डाइप्रोटिक 3 H+ देता। लुईस एसिड के साथ हमने यहाँ पे लिख लिया है प्रोटिक एसिड। लुईस एसिड भी है और प्रोटिक एसिड भी है, और इसका ये एक H+ देता है, 1 H+ देता है। ये बात इंपॉर्टेंट होता है। देखने में लगता है कि ये BOH का होल थ्राइस है, तो बहुत बच्चों को ये भी डाउट आता है कि ये 3 H+ देगा। कितना H+ देगा, 3, क्योंकि इसमें 3 H है। ऐसा नहीं है, याद रखना है H3BO3 सिर्फ एक H+ देता है। ये प्रोटिक एसिड है। कैसा एसिड है, प्रोटिक एसिड। कैसा एसिड है, प्रोटिक एसिड। ध्यान रहे H3BO3 कैसा एसिड होता है, प्रोटिक एसिड और लुईस एसिड। लुईस एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पानी का लोन पेयर OH- से O लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लुईस एसिड। अब प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। ये वेरी वीक एसिड होता है, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ pK वैल्यू 9.25 होती है। अब pK वैल्यू आप लोग अगर नहीं पता है तो ये मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बस अब इतना समझ लो कि इससे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं किसी भी एसिड का या बेस का। तो इसका pK 9.25 है, तो ये माइल्ड, बहुत कम एसिडिक है, मतलब वेरी वीक एसिड बोल सकते हैं आप इसको। और इसका K वैल्यू से भी पता चल रहा है कि ये माइल्ड एसिड है यानी वीक एसिड है। 10⁹ इसका K वैल्यू होता है। ये दोनों टर्म्स आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे, इसलिए अगर आपको नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेना है, आयनिक में हम पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पे वेरी वीक एसिड हो गया, और ये लिटमस टेस्ट भी नहीं देता है। इतना वीक एसिड है कि कोई लिटमस टेस्ट भी नहीं देता है।
तो H3BO3 के 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटीक होता है और ये OH माइनस पानी का एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको लुईस एसिड बोलते हैं। और H प्लस पानी का यहाँ पे आता है बाहर, हर एसिड H प्लस देता है, लेकिन ये अपना H प्लस ना देकर के पानी से H प्लस दिलवाता है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा, ये वेरी वीक एसिड है। 5वां, लिटमस टेस्ट नहीं देता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो ये एडवांस का फेवरेट होता है और बहुत बार पूछा होता है ये पॉइंट, ये जो यहाँ पे ये पूरा ये जो थ्योरी लिखा हुआ है पूरा, हम H3BO3 को स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका एक तरीका होता है। H3BO3 को टू इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ वी ऐड सिस डायोल्स। मतलब H3BO3 का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका बहुत यूज होता है और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग सिस डायोल्स डालते हैं। बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि सिस डायोल्स बोलते किसको है, तो ये टर्म आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, सिस डायोल्स बोलते किसको है। सिस डायोल्स का मतलब होता है, डाईओल्स का मतलब 2 OH तो हो गया, तो ये डाईओल्स हो गया, डाईओल्स। और सिस का मतलब है दोनों एक ही साइड पे OH है। कहाँ OH है, आप ये ऑर्गेनिक में टर्म पढ़ लोगे। सिस का मतलब क्या होता है, सिस मतलब सेम साइड, OH डाईओल्स का मतलब डाईओल्स, ओल्स मतलब अल्कोहल्स, 2 अल्कोहल सेम ही साइड पे। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक साइड पे 2 OH हो, एक साइड पे और सेम ही साइड पे 2 OH हो, उसको बोलते हैं सिस डायोल्स। तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन, सुगर, सैलिसिलिक एसिड, मैनिटोल। ये 5 कंपाउंड आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। इसके बहुत अच्छे से मैं स्ट्रक्चर सबका पढ़ाऊंगा, बहुत बार यूज भी होता है, तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना। बस इन स्ट्रक्चर्स में एक ही बात कॉमन है कि इनमें OH सिस साइड पे होता है, सिस साइड पे OH होता है और इधर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, बस सेम साइड पे 2 OH होता है, इसलिए इसको सिस डायोल्स बोलते हैं। और ये 5 उसके एग्जाम्पल है। तो सिस डायोल्स का कोई भी अगर एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, सिस डायोल्स करके आपको एक तरफ सिस दे देगा और बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। तो आपसे पूछ जाएगा किससे H3BO3 का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा और किससे नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ उसी से इंक्रीज होगा जिसमें सेम साइड पे OH हो, सेम साइड पे, इधर नहीं, सेम साइड पे OH हो और साथ साथ में सिस हो और दोनों OH भी हो, एक ही साइड पे हो और OH भी हो, यहाँ दूसरा कोई मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। सिस डाई अल्कोहल्स, डायोल्स का मतलब है अल्कोहल्स, 2 अल्कोहल सेम साइड पे होने चाहिए। तो ऐसे जो भी मॉलिक्यूल है, ये 5 मॉलिक्यूल मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, एग्जांपल ऑफ सिस डायोल्स, क्या क्या एग्जांपल्स होता है सिस डायोल्स का। ये 5 आपको ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मिलेगा देखने के लिए। सैलिसिलिक एसिड एनसीईआरटी में मेंशन है, सुगर भी, मैनिटोल भी, बहुत सारी, सब तो कार्बोहाइड्रेट्स, और ये सब मतलब 12th के कंटेंट में ही है ऑर्गेनिक के। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन के थ्रू समझाया हुआ है एक एग्जांपल से सिस डायोल के कि कैसे ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। एक मॉलिक्यूल आया इधर से सिस डायोल का, दूसरा मॉलिक्यूल आया इधर से सिस डायोल का, एक मॉलिक्यूल इधर से, एक मॉलिक्यूल इधर से। आप देखिए यहाँ पे OH सेम साइड पे है और सेम साइड पे भी है और अल्कोहल भी है, सेम साइड पे भी अल्कोहल है, तो यानी ये सिस डायोल्स हो गए, यानी ये मेरा काम कर देंगे। अब ये BOH4 माइनस पे अटैक करते हैं, BOH4 माइनस पे अटैक करते हैं, इधर से 2H, इधर से 2H, तो यहाँ से एक पानी निकलेगा, 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 तो 4 H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ का अटैच हो जाएगा और C और BOC बन जाएगा, फिर यहाँ पे COB बन जाएगा, फिर यहाँ पे भी COB बन जाएगा, क्योंकि H2O निकल गया, ये O बचा, तो COB बन जाएगा, जैसे देखिए यहाँ बन गया है। ये फाइनल प्रोडक्ट आता है ना। अब इसका हम, अब ये जो ऐसे करने से अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से हमें 4 H प्लस मिलेगा और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। जब हम इसको पानी में ऐड कराएंगे फिर से, तो अभी जब इसको ऐड कराएंगे तो ये 4 H प्लस देगा, पहले 1 H प्लस दे रहा था लेकिन अब 4 H प्लस देगा, तो इसका हमने क्या किया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा दिया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैंने 2 मॉलिक्यूल क्या यूज किया, सिस डायोल्स, कोई भी सिस डायोल्स हमने यहाँ पे यूज किया है, कोई भी रैंडम यूज कर लिया। आर का मतलब है यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है, बेंजीन, मतलब कुछ भी यहाँ पे आर हो सकता है, आर से मतलब नहीं है, बस सेम एक साइड पे अल्कोहल्स होने चाहिए, सेम साइड पे अल्कोहल्स होने चाहिए, तो वो सिस डायोल्स हो जाएगा और फिर ये रिएक्शन हो जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल सिस डायोल्स का लगा और उससे हमें अब इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, पानी से फर्दर रिएक्शन करेंगे तो हमें 4 H प्लस मिलेगा। तो हमने इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट कर दिया H3BO3 को। कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट किया, क्या बात है भाई, क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका बहुत इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है और इसे यूज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत वीक एसिड है, इसलिए हम इसमें सिस डायोल्स ऐड करते हैं, क्योंकि सिस डायोल्स नेचर में आसानी से मिल भी जाते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पे सिस डायोल्स मिल जाते हैं, इसलिए उनका ऐड करके इसे स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट कराते हैं, फिर इसका फर्दर यूज करते हैं। तो ये हो गई पूरी थ्योरी H3BO3 पे, एसिडिक स्ट्रेंथ पे, और जो भी इस पे बात करनी थी मैंने पूरी कर दी। आप इसको अच्छे से नोट करिए और 6 पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखिए। अब आते हैं इधर,
अब आ गया, अब हमने पहले बोरोन के पहले कंपाउंड H3BO3 की सारी बातें कर ली है। अब आते हैं हम दूसरे कंपाउंड पे, जिसका नाम है परबोरेट या पेरोक्सोबोरेट। परबोरेट या पेरोक्सोबोरेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaBO2। याद है NaBO2 हमने कॉलमनाइट प्रोसेस में बनाया था एक बार, जब हमने CA2B6O11 का रिएक्शन Na2CO3 के साथ कराया था। तो CaCO3 का व्हाइट PBT बना था और साथ में NaBO2 बना था, प्लस में Na2B4O7 बना था। तो NaBO2 वहाँ पे ये बना था ना, तो हो सकता है आपको प्रिपरेशन में, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो पढ़ाया हुआ है, तो प्रिपरेशन में NaBO2 का वहाँ से लिख सकते हैं कि वहाँ से हम NaBO2 को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो प्रिपरेशन का मेथड हो गया। अब क्योंकि वो पढ़ाया हुआ है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रिएक्शन से स्टार्ट किया है। तो रिएक्शन में स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसमें H2O2 मिलाते हैं। इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये 11th के एनसीईआरटी में मेंशन है और मैं आपको हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। इसका नाम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब हमें पेरोक्सोबोरेट का रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराते हैं तो ये कंपाउंड एक बन के आता है। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इस कंपाउंड का यूज हर वॉशिंग सॉप बनाने में यूज होता है, क्योंकि ये ब्राइटिंग अपीयरेंस देता है। ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कंपाउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई में एडवांस में खास करके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, जिनका मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो, वैसे चीजें ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए इसके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। क्योंकि ये केमिकल फार्मूला हर वॉशिंग सॉप में होता है, वो डिटॉल है, विम बार है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी का आप ले लो सॉप, और डिश वाले बार्स में भी होता है। ये क्या करता है कि जैसे हम इसमें पानी मिलाते हैं ना, तो ये H2O2, जैसे इसका कंसेप्ट क्या है काम करने का, इसको क्यों हम लोग सोप में यूज करते हैं, तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल में हम थोड़ा सा भी पानी मिलाएंगे और थोड़ा सा भी रब करने के कारण जो हीट प्रोड्यूस होगा, तो उससे क्या होता है कि इसके कारण H2O2 फिर से रिप्रोड्यूस हो जाता है। और H2O2 का अगर आप नहीं जानते तो ये बात जान लो कि इसका एक्शन ब्लीचिंग एजेंट होता है। मतलब ये वहाँ का ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है और जो भी वहाँ पे गंदे वगैरह होते हैं उनको हटा देता है, डिटैच कर देता है। H2O2 ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए हम लोग इस पूरे मतलब फॉर्मूले का यूज करते हैं वॉशिंग शॉप में, कोई भी शॉप में यूज होता है। और इसका मेन कंसेप्ट क्यों है, क्यों ये करता है, जैसे नहीं बोलते वो एक ऐड आता है विम बार का कि पूरा बर्तन चकाचक कर देगा, तो ये ब्राइटिंग अपीयरेंस देता है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और विजिबल लाइट रिलीज करता है। इसलिए इसका सोप में एक एक्स्ट्रा ब्राइटनिंग अपीयरेंस के लिए भी यूज करते हैं इस वाले केमिकल फॉर्मूले का। तो NaBO2 का बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो ये एक कंपाउंड बनता है जिसमें OH दो इधर होता है, दो OH इधर होता है, OH इधर दो इधर होता है, फिर ये दो ऑक्सीजन होता है और इस पे -2 चार्ज होता है। इस कंपाउंड का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये कंपाउंड बहुत यूज होता है सॉफ्ट बनाने में और ब्लीचिंग एजेंट एक्शन कराने में। क्योंकि जैसे इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो H2O2 में वापस फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो बना था, फिर H2O2 का काम ही होता है ब्लीचिंग करना या सफाई करना। तो बस इस पॉइंट को ध्यान रखते हो आप, इसको अच्छे से नोट करिए और चीज़ों को अच्छे से याद करते जाइए पैरेलल में साथ साथ। जब तक आप अच्छे से चीज़ों को याद नहीं करोगे तब तक आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल है। तो दैट्स ऑल, बस।